ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप देखते हैं कि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। देखिए, किसी खास टॉपिक पर ये जो लेख है ना, लिखे जाते हैं और लेखक के अपने विचार रहते हैं। अराजकता में डूबा बांग्लादेश एक हमारा पड़ोसी देश है। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, ये आप लोगों को बांग्लादेश देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 में आजाद हुआ था और ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और वो अपना देश छोड़कर वहां से निकलकर भारत में आ गई हैं। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत आना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश की सड़कों पर हिंसा का जो नंगा नाच चल रहा था और बांग्लादेशी फौज में इन प्रदर्शनकारियों को लेकर जैसी सहानुभूति दिखाई दे रही थी, उसे देखते हुए शेख हसीना के पास अधिक विकल्प नहीं बचे थे। अगर वह सही समय पर देश नहीं छोड़ती तो संभवतः उनका हाल उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान जैसा होता, और जिनकी उनके अधिकांश परिवारजनों के साथ बांग्लादेश निर्माण के 4 साल के भीतर ही फौजी कट्टरपंथी तत्वों द्वारा हत्या कर दी थी। और यह भी अच्छा रहा कि शेख हसीना ने अपने ही रिश्तेदार को सेना प्रमुख नियुक्त किया था। संभवतः इस कारण भी उन्हें देश से बाहर निकलने में का सुरक्षित रास्ता मिल सका। बांग्लादेश में जो हुआ वह देर सवेर होना ही था। और आप देखते हैं कि इसमें करीब 15 वर्षों से शासन कर रही शेख हसीना देश को पंथनिरपेक्ष बनाने का प्रयास कर रही थी। इस समय वह इसमें कुछ सफल भी होती दिख रही थी। अपने शासन में वह बांग्ला भाषी मुसलमानों और अल्पसंख्यक हिंदुओं का पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर नरसंहार करने वाले जमात इस्लामी के रजाकार नेताओं को फांसी की सजा दिलाने में सफल रही और उनकी इस मुहिम के विरोध में विपक्षी और इस्लामी कट्टरपंथी तत्वों से गहरे संबंध रखने वाली खालिदा जिया की बीएनपी भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर सकी। बांग्लादेश में पिछले 1 साल में हालात बहुत तेजी से बदले। शेख हसीना ने अमेरिका की रणनीतिक योजनाओं में मोहरा बनने से इनकार कर दिया और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि एक पश्चिमी देश उनसे बांग्लादेश के एक द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति मांग रहा है। उन्होंने यह रहस्य उद्घाटन भी किया कि इस पश्चिमी देश की योजना बांग्लादेश, म्यांमार और भारत की ईसाई बहुमूल्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को एकीकृत कर पूर्वी तिमोर की भांति एक अलग ईसाई देश बनाना की है। और उनका इशारा भारत के मिजोरम, मणिपुर, म्यांमार के चिन क्षेत्र प्रदेश में और बांग्लादेश के एक छोटे से क्षेत्र को मिलाकर कुकी लैंड या फिर जालेन गाम बनाने के लिए चल रही सशक्त आंदोलन की तरफ था। और इस सब के चलते वह नागरिक विरोध प्रदर्शनों के नाम पर रंगीन क्रांतियां कराकर सरकारों का तख्तापलट कराने में माहिर अमेरिकी खुफिया एजेंसी के निशाने पर आ गई थी, क्योंकि यह सच है कि अकेले इस्लामिक तत्व उनका तख्तापलट करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि उनके विरोध में अलग अलग मुद्दों को छोड़कर नागरिक विरोध प्रदर्शन का स्वरूप दिया गया। और इस कड़ी में कई महीनों तक बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन हुए और जिनमें आप देखिए भारत के बहिष्कार का आह्वान भी किया गया। शेख हसीना को भारत का मोहरा बताया गया और इसके बाद छात्रों के माध्यम से 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को मिलने वाले आरक्षण रिजर्वेशन के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुआ। और इसका उद्देश्य सरकारी तंत्र में सेकुलर प्रवृत्ति रखने वाले शेख मुजीब समर्थकों की संख्या को घटाना था। यह ध्यान देने योग्य है कि यह आरक्षण पिछले 5 दशकों से दिया जा रहा था, परंतु इसके विरोध में प्रदर्शन तभी शुरू हुआ जब शेख हसीना ने अमेरिका के इशारों पर काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने चीन के इशारे पर भी चलने से इनकार कर दिया। चीन ने इस्लामाबाद के जरिए ढाका में पाकिस्तान परिस्थ तत्वों की मदद की तो कोई हैरानी की बात नहीं है। आरक्षण विरोध वास्तव में आरक्षण को लेकर नहीं था और इससे समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को घटाकर 2% करने के बावजूद प्रदर्शन नहीं रोके। कोर्ट द्वारा आरक्षण का मुद्दा सुलझाने के बावजूद प्रदर्शन और उग्र हो गए। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। इन प्रदर्शनों के दौरान ही हिंदू अल्पसंख्यकों के धर्म स्थलों और घरों पर भी व्यापक हमले भी शुरू हो गए। बड़ी बात नहीं है कि विरोध प्रदर्शन के पीछे अमेरिका एजेंसियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों का ये आप देखिए गठजोड़ भी काम कर रहा हो और जिसका उद्देश्य शेख हसीना सरकार का तख्तापलट करना हो। यह इससे लगता है कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाने वाले शेख मुजीब
से जुड़े स्मृति चिन्हों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शेख हसीना सरकार आपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश घोर हिंसा और अराजकता में डूब गया। इस्लामिक कट्टरपंथी आवामी लीग के नेताओं और समर्थकों और हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे वहां से विचलित करने वाली तस्वीर आ रही है। बांग्लादेश जब 1971 में बना था तो आप देखिए तब वहां हिंदू जनसंख्या 22% थी, जो आज घटकर 7 से 8% के बीच रह गई। आज भी बांग्लादेश में 1.3 करोड़ हिंदू रहते हैं। उनका अस्तित्व खतरे में है। शेख हसीना के जाने के बाद भी सेना ने हिंदुओं की हत्याओं को रोकने के लिए कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। वह उन्हीं तत्वों को अंतरिम सरकार बनाने के लिए बुला रही है जो हिंसा कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सत्ता में आने पर हिंदुओं की सुरक्षा को और खतरा बढ़ाना तय समझिए। ऊपर से बीएनपी और जमात इस फिराक में है कि अवामी लीग का कोई नामो निशान बांग्लादेश में ना बचे। अगर यह हिंसा का दौर लंबा चलता है तो भारत सरकार हिंदुओं एवं भारत समर्थक अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के 1970-71 सरीके नरसंहार में मूक दर्शक नहीं बन रह सकती है। फिलहाल बांग्लादेश सेना हिंसाग्रस्त इलाकों में फंसी हिंदुओं और लीग समर्थकों को वहां से निकालकर राहत शिविरों में लाए और बांग्लादेश के भयावह दिख रहे भविष्य को देखते हुए वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों की दूरगामी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि भारत के निकट उनके घनी आबादी वाले क्षेत्र स्थापित किए जाएं। इस मामले में हमें रूस से सीखना चाहिए, जिसने यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूसी भाषियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बना दिया। अगर हम यह नहीं कर सके तो बांग्लादेश में घटती हिंदुओं की संख्या को विलुप्त होते देखेंगे और आप देखते हैं कि संभवतः उनकी सुरक्षा में हमारे समूचे पूर्वोत्तर के भविष्य की सुरक्षा भी निहित है। लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं, इनका नाम है दिव्य कुमार सोती। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। एक आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, कोआ कान ले गया वाला रवैया। लोकतांत्रिक देशों में सुधार की कोई पहल या नई नीति का निर्माण अथवा नया काम शुरू करना आसान नहीं होता है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। 1853 में जब अंग्रेजों ने देश में पहली बार रेल चलाई थी तो उसका यह कहकर विरोध हुआ था कि लोहे पर लोहा चलाना अपशगुन को निमंत्रण देना है। स्वतंत्र भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध हुआ। इसी विरोध के चलते उस पर अमल में देरी हुई। हाल का इतिहास देखें तो पाएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए और 3 कृषि कानून का बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। बांग्लादेश के हालात और वहां हिंदुओं पर बड़े पैमाने पर हमलों को देखते हुए तो अब यह आवश्यक हो गया है कि नागरिकता कानून को और अधिक उदार बनाया जाए ताकि 2014 के बाद भी भारत आए 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को आसानी से शरण एवं नागरिकता दी जा सके। ऐसा करते हुए पीड़ित और आक्रांताओं में भेद किया ही जाना चाहिए। यह किसी से छिपा नहीं है कि 3 तलाक खत्म करने की पहल पर किस तरह आसमान सिर पर उठा लिया था और इस पहल का विरोध यह कहते हुए किया जा रहा था कि यह प्रथा गलत तो है, लेकिन इसे खत्म करने का काम सुप्रीम कोर्ट या सरकार को नहीं करना चाहिए। जब भी समान नागरिक संहिता की चर्चा छिड़ती है, कई मुस्लिम नेता और तथाकथित सेकुलर लिबरल तत्व उसका आंख मूंद कर विरोध करना शुरू कर देते हैं, बिना यह जाने समझे कि इस संहिता के क्या प्रावधान होंगे। यह कोवा कान ले गया वाला रवैया है। इसी रवैये का परिचय वक्फ अधिनियम में सुधार के मामले में दिया जा रहा है। विरोध करने वाले वही जाने पहचाने ओबीसी जैसे मुस्लिम नेता और नकली सेकुलर लिबरल और वोक तत्व हैं। कुछ मुस्लिम नेता सुधार के पक्ष में भी हैं, लेकिन क्या मुस्लिम समाज उनकी सुनेगा? अभी तक सभी सूत्रों के हवाले से इतना पता चला कि वक्फ अधिनियम में करीब आप देखिए 40 संशोधन होंगे और इसके तहत वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकार खत्म किए जाएंगे। सरकार के अलावा शायद ही किसी को पता हो कि इसके अलावा अन्य संशोधन क्या होंगे, लेकिन विरोध करने वालों को जानकारी के इस अभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे कुतर्क देने में लगे हुए हैं और सबसे बड़ा कुतर्क यह है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। इस कुतर्क के आगे कोई भी तर्क रखना बेकार है, क्योंकि शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। शक करने वालों की तरह अंध विरोध से ग्रस्त लोगों का भी कोई इलाज नहीं है। किसी भी सरकार के फैसले और उसकी नीतियों का विरोध या समर्थन उनके गुण दोष के आधार पर होना चाहिए, लेकिन अपने देश की राजनीति में ऐसा नहीं होता है। विरोध के लिए विरोध हमारे सभी दलों की प्रिय नीति है। कई विपक्षी दल इसी नीति का परिचय वक्फ अधिनियम के में बदलाव पर देने के लिए उतावले हो रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए उचित यही है कि वह वक्फ अधिनियम में जो भी संशोधन करने जा रही है उस पर आप देखिए संसद में व्यापक बहस कराए, ताकि विपक्षी नेताओं को यह कहने का बहाना नहीं मिले कि सरकार ने बिना बहस आनन फानन संशोधन विधेयक पारित करा दिया। व्यापक बहस का एक परिणाम यह भी होगा कि आम जनता और विशेष रूप से मुस्लिम समाज में भ्रांतियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। वक्फ अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता केवल इसलिए नहीं है
क्योंकि वक्फ बोर्डों को मनमाने अधिकार मिले हुए हैं। आवश्यकता इसलिए भी है कि ताकि वक्फ संपत्तियों की का निर्धन मुस्लिम समाज की भलाई के लिए सदुपयोग हो और इन संपत्तियों का दुरुपयोग एवं उन पर अवैध कब्जे का सिलसिला थमे। कट्टरपंथी नेता कुछ भी कहें, खुद वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी यह मानते हैं कि उनकी छवि जमीन हड़पने वालों की बन गई है। इस छवि के लिए वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली ही जिम्मेदार है। वे किस मनमाने तरीके से काम करते हैं, इसका उदाहरण पिछले सप्ताह ही जबलपुर हाईकोर्ट के उस आदेश से मिला है जिसमें उसने शाहजहां की बहू की मकबरे समेत 3 अन्य मुगलकालीन संपत्तियों पर उसका दावा इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि ये संपत्तियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में होनी चाहिए थी। वक्फ बोर्डों को वैसे मानमानित अधिकार हासिल हैं। इसका प्रमाण तमिलनाडु का वह गांव है जिसके मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया, जबकि यह मंदिर 1500 साल पुराना यानी कि इस्लाम के उदय के पहले का था। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर आमतौर पर सियासी और मजहबी रसूख वाले नेता काबिज रहते हैं और वे उसकी संपत्तियों का दुरुपयोग ही नहीं करते बल्कि उन पर कब्जे कराने के साथ उन्हें बेचते भी हैं। और आप देखिए प्रयागराज में वक्फ की 50 करोड़ से अधिक की जमीन पर माफिया अतीक अहमद का कब्जा था। 2023 में योगी सरकार ने उसे खाली कराया और अब वहां वक्फ बोर्ड की ओर से एक क्लिनिक का संचालन हो रहा है। कुछ वर्ष पहले आप देखिए कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों, सरकारी अधिकारियों, कांग्रेस नेताओं की मिलीभगत से वक्फ की करोड़ों की संपत्ति बेच दी गई। इस रिपोर्ट में ना तो कोई जांच हुई और ना ही कार्रवाई। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के एक पदाधिकारी को इस आरोप में हटाया गया कि उसने वक्फ की संपत्तियां बिल्डरों को बेच दी थी। देश भर के करीब आप देखिए 30 वक्फ बोर्डों के पास सेना और रेलवे के पास सबसे अधिक संपत्तियां हैं, लेकिन किसी को और कम से कम गरीब मुसलमानों को नहीं पता कि उन्हें क्या लाभ मिल पा रहा है। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर है, इनका नाम है राजीव सचान। इनके द्वारा लिखा जा रहा है। एक आप लोगों ने चुटकुला सुना होगा कि उनका नेताजी का प्रिय आता है, कहता है कि नेताजी बजट आ गया। तो जो सत्ता पक्ष के जो बजट के पक्षकार नेता थे तो बोले चलिए चलते हैं, सो के उठे और चलने लगे। वो बोले कि पढ़ तो लीजिए बजट में क्या बोल रहा है आपको। बोले क्या बोल रहा है, अगर हम पक्ष में हैं, सत्ता पक्ष के हैं तो बोले हमें तारीफ ही करनी है, कर देंगे। और सामने वाला जो आप देखते हैं विपक्ष का था, उसने कहा कि पहले आप पढ़ तो लीजिए, देख लीजिए क्या अच्छाई है क्या बुराई है। बोले छोड़िए ना, हमें जाकर वहां विरोध ही तो करना है। तो विरोध इसी तरह से आप देखते हैं कि एक पक्ष आपको विरोध करते हुए देखेगा, एक पक्ष आपको उसका पूरा पक्ष लेते हुए देखेगा। और मैं कहता हूं एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कोई भी काम होता है तो उसकी चिंताएं भी कुछ होती हैं, उन चिंताओं पर भी बात होना चाहिए। ऊर्जा, आत्मज्ञान। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना हमारा यह शरीर नश्वर है, परंतु इस शरीर को चलायमान रखने वाला आत्मा नश्वर नहीं है। आत्मा चेतन ही, यह परमात्मा का ही अंश है, सर्वव्यापी चेतना है, अजर और अमर है। छंदोग्य उपनिषद में तत्वमसि के माध्यम से ब्रह्मा और जीव का संबंध समझाया है। तत्वमसि से आशय तुम वही ब्रह्मा हो, अर्थात तुम जीव परमात्मा का अंश हो। इसी प्रकार प्रत्येक चेतन वस्तु परमात्मा का अंश है, और यदि संसार के समस्त प्राणियों में उसी परमात्मा का अंश है तब फिर विभेद कहाँ है, फिर सभी समान हुए। एक छोटे से कीट पतंग से लेकर सिंह या फिर मनुष्य तक सभी एक समान हुए। यही आप देखते हैं कि अद्वैतवाद की अवधारणा है। शुद्ध मन, सात्विक आचरण तथा आप देखिए निरंतर अभ्यास द्वारा इच्छाओं एवं भौतिक सुख को तिरोहित कर आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आत्मज्ञान की उपलब्धि के पश्चात हम संसार के समस्त तत्वों में परमात्मा का निवास अनुभव कर सकते हैं, और जब हमें अद्वैत की अनुभूति हो जाए तो यह आत्मज्ञान की परम अवस्था है। इस प्रकार आप देखिए आत्मज्ञान की प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य होनी चाहिए। इसके उपरांत हम सभी जीवों में परमात्मा के अंश को पहचानेंगे और सर्वत्र एकत्व का अनुभव करते हैं। एकत्व का अनुभव हो जाए तो मन में सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार नहीं रह जाता है। इस अहंकार भाव से मुक्ति मोक्ष की ओर उन्मुख करती है, और आत्मज्ञान की राह में मन की चंचलता और अस्थिरता एक बड़ा अवरोध बनती है। ये अवरोध हमें पर आत्मा के सत्य से साक्षात्कार नहीं करने देती है, और इन अवरोधों से पार पाने के लिए निरंतर अभ्यास और सात्विक आचरण के माध्यम से मन को स्थिर करना चाहिए। जब मन में शुद्ध और अनुशासित होता है तब ध्यान और साधना के द्वारा बुद्धि को एकाग्र कर आत्मज्ञान की गहराइयों में प्रवेश किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, दिलचस्प, देख लिया करिएगा। अब देखिए भारत की बढ़ती चुनौतियां, ये बांग्लादेश के संदर्भ में ही कहा जा रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के पलायन के बाद कूटनीतिक मोर्चों पर
भारत की चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं। मोदी सरकार ने शेख हसीना को शरण देकर अच्छा किया, लेकिन इसके नतीजे में बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं और बढ़ सकती हैं। और वहां भारत विरोधी तत्व पहले से ही सक्रिय थे और शेख हसीना उन पर लगाम लगा रही थी। लेकिन उनके भारत आने और बांग्लादेश लौटने की संभावनाएं शून्य होने के साथ ही पश्चिम ने जिस प्रकार से उनसे मुंह मोड़ा, उससे साफ है कि भारत को बांग्लादेश में अपने हित सुरक्षित करना और कठिन हो सकता है। ब्रिटेन शेख हसीना को शरण देने को तैयार नहीं और अमेरिका ना तो केवल उनका वीजा रद्द कर दिया, बल्कि वही वहां की सेना को यह जानते हुए भी सलाम किया कि वह अंतरिम सरकार में कट्टरपंथी तत्वों की भागीदारी के लिए भी तैयार है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि बांग्लादेश में सेना के वर्चस्व वाली अंतरिम सरकार का भारत के प्रति मित्रवत रवैया होगा। इस सरकार में घोर भारत विरोधी कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी के शामिल होने के साथ ही विपक्षी नेता एवं उन पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की भी भागीदारी हो सकती है, जिनसे भारत के संबंध कभी सहज नहीं रहे। यदि इस अंतरिम सरकार में उन तत्वों की भागीदारी बढ़ी तो शेख हसीना को नई दिल्ली की कठपुतली बताते थे और तो भारत की भी चुनौतियां बढ़ जाएंगी। और बांग्लादेश में भारत के नजरिए से असहमत पश्चिमी देशों के साथ चीन का भी दखल बढ़ने का अंदेशा है। चीन पहले से ही मालदीव एवं नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा चुका है और पाकिस्तान तो उसकी गोद में ही बैठा है। वह श्रीलंका में भी अपना दबदबा बढ़ाने की ताक में है। एक अन्य पड़ोसी देश म्यांमार में भी अस्थिरता से जूझ रहा है और वहां भी आप देखिए चीन की दखल साफ दिख रहा है। भारत की समस्या आप देखें केवल यह नहीं है कि वह बांग्लादेश में अपने हितों की रक्षा कैसे करे, बल्कि यह भी है कि वहां के अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हिंदुओं को कैसे बचाए। आरक्षण विरोध के बहाने शेख हसीना को सत्ता से हटाने के आंदोलन के दौरान हिंदुओं पर छिटमुट हमले ही हो रहे थे, लेकिन तख्तापलट के बाद तो उनकी सामत ही आ गई। और बांग्लादेश आप देखते हैं कि बांग्लादेश का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां से हिंदुओं के घरों, दुकानों, मंदिरों को निशाना बनाए जाने की खबर ना आ रही हो। शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश के जो हिंदू खुद को थोड़ा बहुत सुरक्षित महसूस करते हुए फिलहाल असहाय निरुपाय दिख रहे हैं। चिंता की बात यह है कि सेना उनकी रक्षा को उतनी तत्पर नहीं दिख रही है जितना उसे दिखना चाहिए। भारत को बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ करना होगा, अन्यथा उनका वैसा ही बुरा हाल होगा जैसे अफगानिस्तान में हुआ और पाकिस्तान में हो रहा है। अब देखते हैं क्या रहता है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के प्रकरण का दायरा जिस तरह बढ़ रहा है, उससे अब यह आशंका और बलवती होती दिख रही है कि फर्जीवाड़े के पीछे की मंशा केवल चंद पैसों के लिए सरकारी कर्मचारी के आत्मा बेचने भर की नहीं रही, बल्कि वास्तविक लक्ष्य कुछ और है। और यह आशंका शुरू से ही व्यक्त की जा रही है कि जितनी बड़ी संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए, उसके पीछे का मकसद जनसांख्यिकी संरचना में बदलाव लगता है। मामला यह तब प्रकाश में आया था जब आप देखिए रायबरेली के सालौन कस्बे में इसकी कुल जनसंख्या से अधिक जन्म प्रमाण पत्र केवल 2 साल में ही बनाए गए। संदेह होने पर ही की गई प्राथमिक जांच में पाया कि संबंधित ग्राम विकास अधिकारी जन सेवा केंद्र संचालन जीसान, सोहेल और रियाज को अपनी आईडी दे रखी थी। और आप देखते हैं कि इसी के बाद ग्राम विकास अधिकारी विजय सहित 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तब से अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एटीएस आतंकवाद निरोधक दस्ता की फील्ड यूनिटों एवं स्थानीय पुलिस की सहायता से जो गिरफ्तारियां हुई, इनमें 2 बातें प्रमुखता से सामने आई हैं। पहला यह है कि प्रकरण सिर्फ रायबरेली के एक कस्बे तक सीमित नहीं है। गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, बलिया, सोनभद्र, बहराइच, प्रतापगढ़, प्रयागराज, शाहजहांपुर, मुरादाबाद से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। सिर्फ एक नहीं, कई अधिकारियों की आईडी का दुरुपयोग किया गया। दूसरी यह कि नेटवर्क संगठित रूप से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर संचालित किया जा रहा था और जिसमें आप देखिए अलग अलग जिलों के दलाल शामिल थे। वे ग्रुप पर ही आईडी भी शेयर करते थे। यह बात सर्वाधिक रूप से शंका उत्पन्न करती है और गहरी साजिश का संकेत करती है। इसके माध्यम से बांग्लादेशी अथवा रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने की मंशा से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब जरूरी है कि जांच का दायरा बढ़ाया जाए। बड़ा फर्जीवाड़ा तो आप देखते हैं कि जहां जांच हुई ईमानदारी से वहीं निकल आता है। आत्मनिर्भरता का प्रतीक स्वदेशी आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 7 अगस्त का विशेष महत्व है। वर्ष 1905 की इसी तिथि को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक विशाल सभा में
स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य बंगाल विभाजन के विरोध में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना था। यह दिन स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की भावना को जगाने का प्रतीक बन गया और इस आंदोलन का प्रभाव केवल राजनीतिक ही नहीं था, अपितु इसका गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी पड़ा। स्वदेशी आंदोलन ने देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को स्वाधीनता की लड़ाई में एकजुट किया। 7 अगस्त की बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित होने के पश्चात सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे अनेक नरमपंथी नेता भी देश यात्रा पर निकल गए और लोगों से मैनचेस्टर के बने कपड़े और लिवरपूल के नमक के बहिष्कार की अपील करने लगे। विदेशी कपड़ों की होली जलाना इस आंदोलन का एक प्रमुख और प्रतीकात्मक कार्य था। लोग अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर विदेशी कपड़ों के ढेर लगाकर उन्हें जलाते थे और महिलाओं ने विदेशी चूड़ियां पहनना और विदेशी बर्तनों का इस्तेमाल बंद कर दिया और इससे न केवल घर घर में इस आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी, बल्कि यह भी साबित हुआ कि महिलाएं भी इस स्वतंत्रता संग्राम में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। 16 अक्टूबर को आप देखिए, जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, उसे भारतीयों ने राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया। शोक के प्रतीक के रूप में घरों में चूल्हे नहीं जलाए गए और इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और ऊर्जा दी तथा लोगों को स्वाधीनता की लड़ाई में एकजुट किया। आंदोलन के दौरान स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का प्रचार प्रसार हुआ और जिससे भारतीय कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला और इसने भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना को प्रबल किया। स्वदेशी आंदोलन ने सही मायनों में आत्मनिर्भरता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी शिक्षा के लिए 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। उस दौर में जगदीश चंद्र बोस और पीसी राय ने विज्ञान, रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य और नंदलाल बोस ने कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन से ही प्रेरित होकर मोदी सरकार ने 2014 में मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया। 2015 में स्थिति को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया। बहरहाल स्वदेशी अपनाकर हम भी देश की मजबूती में अहम हिस्सेदार बन सकते हैं। देखिए, एक और बात आपको बता दूं, उस समय ये काफी सफल भी रहा था, लेकिन इस समय आप देखते हैं कि हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ चुकी है। चाइना के मामले में देख लीजिए, जब बाइकआउट चाइना की बातें भारत में होती हैं, विरोध होता है और आप देखते हैं दूसरी तरफ 4 फोन में से 5 फोन में से 3 फोन 4 फोन चाइनीज कंपनियों के बिक रहे होते हैं हमारे देश में। हम लोग इतने निर्भरता हमारी बढ़ गई। व्यापार ही देख लीजिए अपना, एक तरफ आप देखते हैं कि हमें व्यापार घाटा हो रहा है, ये टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा आप लोग। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल देता हूं, तो जाकर पढ़ लिया करिएगा। और क्योंकि जो काम की खबरें रहती हैं, जो आपके काम के आर्टिकल एडिटोरियल रहते हैं, उन्हें तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और बाकी आपको पढ़ना है, कोई लगता है आपको तो आप लोग देख सकते हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के निहितार्थ अभी आप देखते हैं कि जितने भी एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे वो बांग्लादेश के संदर्भ में ही लिखे जा रहे हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। बस एक बार आप लोग एक सामान्य जानकारी इस पर जान लीजिए, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है और भारत के लिए क्यों चिंता है। और देखिए, बाकी डेली छपते रहेंगे, ये आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आरक्षण की जांच ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कर दी। पिछले 1.5 दशक से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रही अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना को न केवल प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा, बल्कि देश को छोड़कर भारत आना पड़ा। वहां इस राजनीतिक उथल पुथल से प्रगति की राह पर अग्रसर बांग्लादेश की उड़ान प्रभावित होना तय है। इस घटनाक्रम के पीछे तत्कालिक कारण तो आरक्षण है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान समर्थक पाकिस्तान नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और कट्टरपंथी संगठनों की गहरी साजिश है, जो आरक्षण की आग में अपना हाथ सेंक रहे हैं और उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि मौजूदा हालात बांग्लादेश को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। और अब इन्हें किसी तरह शेख हसीना को सत्ता से बाहर करना था, जिसमें वे सफल भी रहे, भले ही इसकी बड़ी कीमत बांग्लादेश की आम जनता और वहां की अर्थव्यवस्था को क्यों ना चुकानी पड़े। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की है, लेकिन वह कैसी हो और कितनी प्रभावी होगी यह कह पाना मुश्किल है। इधर बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में 2018 से कैद पूर्व प्रधानमंत्री एवं बीएनपी की अध्यक्ष बेगम खलीदा जिया को रिहा भी करना समझ से परे है। यह बीएनपी और जमात इस्लामी जैसे पाकिस्तानी हमदर्द और कट्टरपंथी दल
कट्टरपंथी दलों की जीत का पहला पड़ाव है, क्योंकि बीएनपी और जमात दोनों के गर्भ नाल एक दूसरे से जुड़े हैं। वहीं पाकिस्तान और चीन वहां की राजनीतिक अस्थिरता के में अवसर तलाश रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा या कुछ और मंसूबा? आरक्षण का मुद्दा शेख हसीना के शासनकाल के पतन का तत्कालिक कारण भले हो, लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है। दरअसल 5 जून 2024 को ढाका हाई कोर्ट ने हसीना सरकार को पुरानी आरक्षण प्रणाली बहाल करने का आदेश दिया था। नतीजतन सामान्य श्रेणी के छात्र आक्रोशित हो गए और बांग्लादेश 1971 में एक आजाद देश बना। उसी साल वहां 80% आरक्षण प्रणाली लागू हुई और इसमें सरकारी नौकरियों में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में शामिल सेनानियों के बच्चों को 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40% और महिलाओं को 10% आरक्षण दिया गया था। और वहीं सामान्य छात्रों के लिए महज 20% सीटें रखी गई थी। उसके बाद साल 1976 में पिछड़े जिलों के आरक्षण में 20% की कटौती कर सामान्य छात्रों को फायदा दिया गया। 1985 में पिछड़े जिलों के आरक्षण में 10% की और कटौती की गई और इससे सामान्य छात्र लाभान्वित होने लगे। लेकिन वर्ष 2009 में मुक्ति योद्धाओं के पोतियों को भी आरक्षण मिलने लगा और नतीजतन सामान्य छात्रों की नाराजगी बढ़ गई। इतना ही नहीं, साल 2012 में दिव्यांग छात्रों के लिए भी 1% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इससे कुल आरक्षण 56% हो गया। ढाका विश्वविद्यालय में आरक्षण विरोधी 6 छात्रों की पुलिस फायरिंग में मृत्यु के बाद शेख हसीना द्वारा उन्हें पाकिस्तान समर्थक रजाकार कहना भी सरकार विरोधी आक्रोश का कारण बना। हालांकि पिछले महीने बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में मुक्ति योद्धाओं के बच्चों को आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, लेकिन हिंसा कम होने के बजाय बढ़ती चली गई। शेख हसीना सरकार ने ही उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और बंगबंधु शेख मुजीब की प्रतिमा का अनादर। तो इसमें आप देखेंगे कि 49 साल पहले बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या 15 अगस्त 1975 को की गई थी, लेकिन 5 अगस्त 2024 को उनके विचारों, उनकी आत्मा और आप देखिए उनके कृतित्व की निशंस हत्या उनके ही देश में हुई है और जिसकी खातिर उन्होंने परिवार सहित अपना बलिदान दिया था। राजधानी ढाका में उनकी आदम कद प्रतिमा को जमींदोज करना, धान मंडी और आप देखते हैं कि धानमंडी स्थित मुजीब संग्रहालय में आगजनी और जातीय संसद में तोड़फोड़ और प्रधानमंत्री आवास में लूटपाट भूलने योग्य घटनाएं नहीं है। ये जमात इस्लामी के कारकुन थे या फिर बीएनपी के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कृतज्ञता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। और गुस्सा बेशक आरक्षण और शेख हसीना के शासन से था, लेकिन बंगबंधु शेख मुजीब की प्रतिमा और उनकी स्मृति में बने संग्रहालय का अनादर करने का मकसद क्या था? क्या पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना और बांग्लादेश के ख्वाब को पूरा करना उनका अपराध था? इस घटना के बाद यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश को बने 5 दशक से अधिक हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रति वहां हमदर्दी आज भी कायम है और यह एक खतरनाक मनोदशा है जो बांग्लादेश की एकता और अखंडता के लिए सही नहीं है। और बांग्लादेश के नौजवानों को आप देखते हैं कि को प्रगतिशील माना जाता है। मुक्ति युद्ध की बात हो तो या फिर भाषा आंदोलन की, वहां के युवाओं ने देश हित में अपनी कुर्बानियों दी हैं, लेकिन 5 अगस्त को वहां के छात्रों नौजवानों ने जिस तरह से अपनी कीर्ति को कलंकित किया और उससे टीस लंबे समय तक कायम रहेगी। और आप देखेंगे कि भारत बांग्लादेश के बीच व्यापारिक रिश्ता, शेख हसीना के शासन में बांग्लादेश ने शानदार प्रगति भी की है। अर्थव्यवस्था को देखिए, खासकर भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंध भी लगातार मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने जून 2015 में भूमि सीमा समझौता LBA को मंजूरी भी दी थी। इसके तहत दोनों देशों के बीच भूमि की अदला बदली और 70 वर्षों से स्टेटलेस दोनों देशों के 51,000 लोगों को नागरिकता मिली थी। पिछले साल नई दिल्ली में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने बांग्लादेश को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। और आप देखते हैं कि अपने पड़ोसी देशों में भारत ने केवल बांग्लादेश को तरजीह दी है। जाहिर है कि अमेरिका, यूरोपीय देशों सहित पाकिस्तान को यह नागवार गुजरा और भारत और बांग्लादेश के बीच रेल, सड़क, जल परिवहन समेत बिजली तकनीकी क्षेत्रों में समझौतों से भी अमेरिका और यूरोप के कई देश असहज हैं। भारत और आप देखिए बांग्लादेश के बीच व्यापारिक क्षेत्रों में अमेरिकी डॉलर की जगह क्षेत्रीय मुद्रा को महत्व देना भी अमेरिका सहित पश्चिमी देशों को रास नहीं आ रहा।
और आप देखिए दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत बांग्लादेश का कुल व्यापार 15.93 बिलियन डॉलर रहा है। और बिजली और ऊर्जा के क्षेत्रों में आप देखिए दोनों देश कई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री तेल पाइपलाइन भी बेहद खास है। भारत ने पिछले एक दशक में आप देखिए बांग्लादेश को आधारभूत संरचनाओं के लिए हजारों करोड़ की राशि दी है। भारत ने ईस्ट पॉलिसी के लिए बांग्लादेश को खास तवज्जो भी दे रहा है। आवामी लीग से जमात इस्लामी और बीएनपी की नाराजगी। तो ज्यादातर देशों में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तकरार चुनावी राजनीति तक सीमित होती है, लेकिन बांग्लादेश में कहानी अलग है। आवामी लीग के साथ जमात इस्लामी और बीएनपी का व्यवहार शत्रु समान है। बीएनपी का रुझान इस्लामिक कट्टरपंथियों की तरफ रहा है, वह हमेशा पाकिस्तान की वकालत करता रहा है। जमात इस्लामी इससे 2 कदम आगे है। उसने तो 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में खुलेआम पाकिस्तान का साथ दिया था, जबकि आवामी लीग उदार थे हैं और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में यकीन करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू उनके समर्थक माने जाते हैं। भारत के लिए भी बीएनपी और जमात इस्लामी के बरकस आवामी लीग के साथ आपसी रिश्ते ज्यादा सहज हैं। और बांग्लादेश के साथ भारत की 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है, 4000 से ज्यादा। लिहाजा चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों के मद्देनजर भारत के लिए आवामी लीग की सरकार ज्यादा मुफीद है। बांग्लादेश में चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल। 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में हुई 12वीं जातीय संसद में के चुनाव में शेख हसीना की अगुवाई वाली आवामी लीग की बड़ी कामयाबी मिली। शेख हसीना लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री पद पर काबिज हुई। बीएनपी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस बार भी चुनाव का बहिष्कार किया था। बांग्लादेश के चुनावी इतिहास में यह तीसरा मौका था जब आवामी लीग भारी बहुमत से सरकार बनाने में सफल हुई। पाकिस्तान के खिलाफ 9 महीने तक चली मुक्ति युद्ध के बाद बांग्लादेश का उदय हुआ था। दुनिया के मानचित्र पर उभरते इस नए देश में 7 मार्च 1973 को पहला संसदीय चुनाव हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में 293 सीटें जीतकर आवामी लीग की पहली सरकार बनी थी। इस बार भी बांग्लादेश के चुनाव में बतौर पर्यवेक्षक कई देशों के प्रतिनिधि ढाका में मौजूद थे। उन्होंने चुनाव को निष्पक्ष करा दिया, लेकिन बीएनपी समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाया था। ये आप देखिए अल्पसंख्यकों के समक्ष अस्तित्व का संकट। तो आवामी लीग की सरकार में हिंदू सहित अन्य अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज हो गए हैं। राजधानी ढाका समेत राजशाही सिंह, राजगंज, बोगरा, नोआखली, वारीसाल और चटगांव में हिंदुओं के घरों, दुकानों, मंदिरों में आगजनी की घटनाएं हुई हैं। और इन हमलों में बीएनपी, जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लाम से जुड़े लोग शामिल हुए। अल्पसंख्यकों पर हमले और तेज होंगे, इसकी आशंका अधिक है। बांग्लादेश में जब कभी ऐसे हालात बने तो वहां हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े हैं। बीएनपी और जमात के शासनकाल में तो यह एक परिपाटी रही है और उनके समय एनेमी प्रॉपर्टी के नाम पर अल्पसंख्यक हिंदू और बौद्ध समुदायों की जमीनों पर काफी कब्जे हुए थे। 1996 में सत्ता में आने के बाद शेख हसीना ने इस पर अंकुश लगाया। एनेमी प्रॉपर्टी एक्ट में बदलाव कर इसका नाम वेस्टेड प्रॉपर्टी रिटर्न एक्ट कर दिया, ताकि अल्पसंख्यकों की अचल संपत्तियां कब्जा मुक्त हो सकें। अपने 15 वर्षों के शासनकाल में शेख हसीना ने वेस्टेड प्रॉपर्टी रिटर्न एक्ट को अधिक प्रभावी बनाया, जिसका फायदा वहां के अल्पसंख्यकों को मिला। सरकार की इस पहल से भी बीएनपी और इस्लामिक कट्टरपंथी बेहद नाराज थे, क्योंकि बांग्लादेश में रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार में बीएनपी समर्थकों की संलिप्तता अधिक है। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी भी बांग्लादेश में बदले हालात के बाद हिंदुओं के पलायन की बात कह रहे हैं। और भारत सरकार को इस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अतीत में जब भी बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं घटी, हिंदुओं ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई है। धार्मिक कट्टरपंथी होंगे मजबूत। तो 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान जमात इस्लामी ने पाकिस्तान सेना का साथ दिया था। युद्ध अपराध के तहत दोषी मानते हुए न्यायाधिकरण आयोग ने जमात इस्लामी के कई शीर्ष नेताओं को मई 2016 में फांसी दी थी। इनमें प्रमुख नाम जमात के अध्यक्ष मोतिउर रहमान निजामी का है। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश में आधा दर्जन कट्टरपंथियों को सजाए मौत की सजा सुनाई गई। ये सभी जमात इस्लामी, अल वदर, अल शम्स जैसे कट्टरपंथी संगठनों से ताल्लुक रखते थे। साल 2013 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जमात इस्लामी के वरिष्ठ नेता दिलावर हुसैन को 1971 के युद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई थी। बांग्लादेश चुनाव आयोग ने भी जमात इस्लामी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई थी। अपने नेताओं की फांसी के लिए जमात इस्लामी सीधे तौर पर आवामी लीग को और शेख हसीना को जिम्मेदार मानती है। आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश में जो उपद्रव हुआ, उसमें आंदोलनकारी छात्रों को जमात इस्लामी का पूरा सहयोग मिला। ढाका विश्वविद्यालय में मिले हथियारों के जखीरे इस बात की
देख करते हैं कि यह पिछले 1.5 दशक का खुन्नस है और शेख हसीना और आवामी लीग के खिलाफ जमात इस्लामी का बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार में बीएनपी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो निसंदेह जमात इस्लामी पर लगे पाबंदियां ढीली होंगी, जो बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए खतरनाक भी होगा। बाकी देखते हैं क्या होता आगे। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग दे सकते हैं। एक कहने को तो गैरसैंड चमोली उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन की राजधानी है, लेकिन आयोजन यहाँ विधानसभा के मानसून सत्र का किया जा रहा है, तो उसी की बात हो रही है। देखिए उत्तराखंड ये है, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था। देखना हो पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। बिजली सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने की चुनौती। आप देखते हैं हर जगह तो हमारी सरकार आई तो 300 बिजली 300 यूनिट हर पार्टियां दे रही ना। पिछले महीने 16वें वित्त आयोग के सदस्यों ने बारी बारी से पंजाब हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। दोनों राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, लेकिन इनमें एक बात साझा है, वह यह है कि दोनों विधानसभा चुनाव में वोट की खातिर लोगों से किए वादे के अनुसार मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है और इससे इनके खजाने पर बोझ की इस कदर बढ़ गया कि विकास कार्यों के लिए इनके पास पैसे की कमी होने लगी है। अब वित्त आयोग के सदस्यों के साथ बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इससे बचने के लिए कुछ कदम भी उठाए। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 280 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है और आप देखते हैं कि संभव है कि इससे कांग्रेस को कुछ वोटों का नुकसान उठाना पड़े, लेकिन इन उपायों के लागू होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर तक लौट सकती है। और दरअसल हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सभी आयकर दाताओं को मिल रही निःशुल्क बिजली बंद कर रही है और उससे नजर महिलाओं की दी जा रही निःशुल्क बस सेवा को भी नियंत्रित करने पर है। निश्चित तौर पर इस प्रकार का कदम उठाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होता है। चुनाव में नुकसान होने के डर के चलते कोई भी सरकार कड़े कदम उठाने से बचती है, लेकिन लगता है मुख्यमंत्री सुक्खू को मुक्तखोरी की राजनीति की कीमत का अंदाजा हो गया है और इसलिए उन्होंने यह कड़वा घूंट पीने का फैसला लिया है। पंजाब के सामने भी इस समय सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न मुफ्त की योजनाओं के लिए दी जा रही सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने की है। जैसे कि राज्य में किसानों को खेती के लिए दी जाने वाली निःशुल्क बिजली का बिल अब 10,000 करोड़ रुपए सालाना के आसपास पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने कार्यकाल में इसे तर्कसंगत करने के लिए एक बैठक बुलाई थी और उसमें बिजली, वित्त और कृषि विभागों की ओर से डाटा पेश किया गया था और उसकी पड़ताल करने का पता चला कि राज्य में किसानों को मिलने वाली निःशुल्क बिजली का 55% से ज्यादा हिस्सा केवल 59,000 किसानों को मिल रहा है। राज्य के कुल आप देखिए 14.5 लाख ट्यूबवेल में से बड़ा हिस्सा भी इन्हीं किसानों के पास है और इनके पास 25 एकड़ से ज्यादा जमीन और 3 से 5 ट्यूबवेल हैं। 10 से 25 एकड़ जमीन वाले किसानों के पास 2 से 3 ट्यूबवेल हैं। इन किसानों की संख्या 1.25 लाख के आसपास है और सबसे ज्यादा संख्या 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों की है, जिनके पास मात्र एक ट्यूबवेल है। सबसे दयनीय स्थिति में सीमांत किसान है, जिनके पास 2.5 एकड़ जमीन है और कोई ट्यूबवेल भी नहीं है। यानी 10,000 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी में से जिस वर्ग को सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए उसको एक फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होती है। लेकिन आप देखिए इस संबंध में ना तो पूर्व की सरकारों ने और ना ही वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई कदम उठाया और इस सब्सिडी को बंद ना किया जाए तो कम से कम तर्कसंगत तो बनाया ही जाना चाहिए। किसानों के साथ साथ पंजाब में उद्योगों को दी जा रही बिजली सब्सिडी की भी स्थिति ऐसी ही है। अभी इंडस्ट्री को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलती है, जबकि पावरकॉम 8 रुपए प्रति यूनिट के आसपास बिजली देता है। यानी उद्योग जगत को 3 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी राज्य सरकार देती है और इस पर राज्य सरकार को 2300 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आता है और इसका आप देखते हैं कि इसका भी सबसे बड़ा हिस्सा बड़े उद्योग ले जाते हैं। बड़े उद्योग इस सब्सिडी का कुल 72% भाग ले जाते हैं, जबकि माध्यम और लघु उद्योगों के हिस्से सिर्फ 28% सब्सिडी की ही आ पाती है। इसके अलावा प्रदेश में महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा पर सरकार हर साल 700 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वृद्धों और दिव्यांगों विधवाओं को पेंशन देने पर 4,800 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रही है और इन सब पर कुल 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं, जबकि राज्य का अपना जीएसटी कलेक्शन 21,000 करोड़ रुपए आप देखते हैं कि सालाना के आसपास है।
वर्ष 2022 में जब बदलाव के नाम पर आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई, तब यह लगा कि पिछली सरकार की नीतियों में अमूलचूल बदलाव करके वह प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक में पंजाब सरकार द्वारा विभिन्न लोक लुभावन योजनाओं पर दी जा रही सब्सिडी का मुद्दा उठा था। और उसमें आप देखिए, राज्य सरकारों ने किसानों को दी जा रही बिजली सब्सिडी को 2031 तक कम करने का रोड मैप दिया, लेकिन इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होगी। अगर वित्त आयोग इसमें मदद नहीं कर पाता तो पंजाब को हिमाचल प्रदेश की ही तरह मुफ्त की योजनाओं पर कुछ सख्त कदम उठाकर इस निवेश का इंतजाम करना चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ जो दैनिक जागरण का है उसकी कहानी खत्म होती है। देखिए, इस तरह के जितने भी एडिटोरियल आपको मिलते हैं, आर्टिकल मिलते हैं, जो आपके स्टेट पीसीएस सिविल सर्विस की डिमांड के हिसाब से लिखे जाते हैं, उस लेवल के लिखे जाते हैं, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। ये आप लोगों को बताना हो ना, जब आंसर राइटिंग करेंगे, निबंध लिखेंगे, तब आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी यहाँ से। चलिए, कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।